बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक जो है वो इंतहाई इम्पोर्टेंट है, ना सिर्फ एजुकेशन के स्टूडेंट्स के लिए बल्कि हमारे वो साथी वो दोस्त अहबाब जो कि अब रिसेंटली जो होने वाले एग्ज़ाम्स हैं पीपीएससी के लेक्चरशिप के लिए और इसके अलावा मुख्तलिफ़ स्कूल के एजुकेशन डिपार्टमेंट के एग्ज़ाम्स जो होने जा रहे हैं बतौर टीचर तैनाती के लिए, उनको भी ज़रूरत है इस टॉपिक के बारे में, क्योंकि पेपर में ये देखा गया है कि बहुत सारे एमसीक्यूज़ जो हैं उनका ताल्लुक गाइडेंस और काउंसलिंग के पोर्शन से होता है और उनका अच्छा खासा पेपर में वेटेज होता है। लेकिन हमारे यहाँ जो जर्नल एक कॉन्सेप्ट पाया जाता है मुबहम किस्म का कि इन दोनों टर्म्स को बिल्कुल एक ही जैसा समझ लिया जाता है और बाज़ औक़ात हमारे साथी तैयारी करते हुए इस पे इतनी तवज्जो भी नहीं देते कि ये बिल्कुल आसान सी बात है, इसको थोड़ा सा हम देख लेंगे तो ठीक है, इट्स ओके। लेकिन कॉन्सेप्ट में सिमिलैरिटी ज़्यादा होने की वजह से मिस्टेक्स भी फिर ज़्यादा करते हैं। और अभी कुछ दिन पहले मैंने एक दो टर्म्स जो और हैं उनमें डिफ्रेंशिएशन करने के लिए एक वीडियो अपलोड की थी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, वो भी आप लोग ज़रूर उसको देखें, उससे भी वो रेलिवेंट है आपके एमसीक्यूज़ से। इसके अलावा आज की ये जो लेक्चर है इसमें भी मैं कोशिश करूँगी कि आपको गाइडेंस और काउंसलिंग के हवाले से इस तरह से कम टाइम में क्लियर कर दूँ कि आप लोग जो हैं ना सिर्फ मेरे स्टूडेंट्स बल्कि मेरे दूसरे दो साथी हैं इस चैनल पे, उनको अपने पेपर्स को अटैम्प्ट करते हुए कन्फ्यूजन ना हो और उनकी एमसीक्यूज़ रॉन्ग ना हो। और हम लोग ये जानते हैं सारे कि हमारे इर्द गिर्द ज़िंदगी में जो कोई शख्स भी आपको ऐसा नहीं मिला होगा अपनी ज़ात समेत जिसको कभी मुश्किलात नहीं आई, जिस और सारे ही अगर मुश्किलात पेश आई हैं तो उसने अपने सारे ही मुश्किलात और मसाइल को खुद से हल कर लिए। और ज़िंदगी में पेश आने वाली मुश्किलात जो हैं वो मुख्तलिफ़ नौइयत की होती हैं, ज़ाती से लेकर माशरती ज़िंदगी, जज्बाती ज़िंदगी, पेशेवराना ज़िंदगी, हर तरह की तालीमी ज़िंदगी, हर तरह की मुश्किलात होती हैं और सारी मुश्किलात हर कोई अपनी खुद हल भी नहीं कर सकता। और इसके लिए वो अपने इन मसाइल और मुश्किलात पर काबू पाने के लिए वो अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, अज़ीज़ों से सलाह मशवरा करते हैं और बाज़ दफ़ा ये मुश्किलात और मसाइल जो हैं हल हो जाते हैं। और बाज़ का ऐसा होता है कि वो अज़ीज़ और रिश्तेदार दोस्त अहबाब जो कि अपने इखलास के साथ मशवरा दे रहे होते हैं मगर एक्सपर्ट ना होने की वजह से या मुकम्मल मालूमात और इदराक ना होने की वजह से मसाइल हल होने की बजाय नए मसाइल के जन्म देते हैं ये चीज़। और इब्तदाई सतह पर बच्चे के लिए रहनुमाई का फ़रीज़ा जो है वो वालिदैन घर पे अदा करते हैं, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ जिस तरह हमारी पूरी दुनिया का नक्शा और सिनेरियो और हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स, हमारा लेवल, हमारा कल्चरल चेंजेस, हमारा ग्लोबल विलेज बन जाना, ये इतनी बड़ी बड़ी ह्यूज चेंजेस हैं कि अब सिर्फ हम ये कह दें कि वालिदैन पुराने ज़माने की तरह घर पे मुकम्मल रहनुमाई फ़राहम कर सकते हैं तो ये मुश्किल है। इसके लिए हमें प्रॉपर जो है जो लोग इस चीज़ को समझते हैं उनसे गाइडलाइन की ज़रूरत होती है। रहनुमाई का जो उर्दू ज़ुबान का लफ्ज़ है इसका जो मायने है वो है असल में रास्ते की निशानदेही करने के, और लोग इसको जिस मायने में इस्तेमाल करते हैं वो मदद के मानों में इस्तेमाल होते हैं और मदद के मानों में इस्तेमाल होने की वजह से रहनुमाई का मुकम्मल और दुरुस्त मफ़हूम जो है वो ज़ाहिर नहीं होता, उसको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता। वो थोड़ा सा इससे हट के है, उसको समझने की ज़रूरत है कि सिर्फ मदद के मानों में नहीं है। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई शख्स रास्ता भूल गया और वो किसी से रहनुमाई चाहता है तो हम उसको ये बताते हैं कि ये स्ट्रीट नंबर है, ये रोड है या ये रूट बस फ़लाँ फ़लाँ नंबर की है, आप इस पे बैठ जाएँ और आप वहाँ पहुँच जाएंगे। या हम करीबी किसी बिल्डिंग की नाम बता के निशानदेही करते हैं, मगर शाज़ व नाज़र ऐसा होता है कि हम उसको कहें अच्छा चलो ठीक है हम आपके साथ चलते हैं और आपको वहाँ छोड़ आते हैं। ये वो फ़र्क है जिसको आपने समझना है कि रहनुमाई में हम किसी रास्ता भूले हुए शख्स की तरह किसी मुश्किल में, किसी मसले में गिरफ़्तार शख्स को उसके रास्ते की निशानदेही करते हैं जिससे वो अपने मसले से छुटकारा पा सके, जिससे उसकी मुश्किल हल हो जाए, ना कि हम उसको खुद मंज़िल तक पहुँचाते हैं। और रहनुमाई में इंसान की मुश्किलात और मसाइल का हल तलाश नहीं किया जाता, उसमें फ़ोकस जिस पर किया जाता है वो पर्सन है जिसको मसला पेश आया है, जिसको मुश्किल पेश आई है, उसको इस तरह से तवज्जो दी जाती है, उसको इस तरह से रहनुमाई की जाती है कि वो अपने मसले का, अपनी मुश्किल का ना सिर्फ मौजूदा का हल तलाश करे बल्कि इससे मिलती जुलती आइंदा भी कोई फ्यूचर में उसकी लाइफ में मुश्किलात आती हैं तो उन पर काबू पा सके। और रहनुमाई का जो अमल है इसकी कई एक इकसाम होती हैं। उसमें एक किस्म है तालीमी रहनुमाई, नाम से ज़ाहिर है, जिसका ताल्लुक़ आपकी स्टूडेंट लाइफ से है और
ये इसमें ये बहुत बड़ा एक सेक्टर है जिसको आप समझें कि पूरे एक अलग से लेक्चर की नहीं कई एक लेक्चर्स की ज़रूरत होगी। लेकिन मुझे यहाँ पर ब्रीफली आप लोगों के एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बताना, तो सिर्फ इतना बताना ज़रूरी है कि इस रहनुमाई में स्टूडेंट्स के स्कूल से कॉलेज से रिलेटेड तमाम इशू, उसकी एडजस्टमेंट के इशू, उसके असातिज़ा के साथ, तलबा के साथ, एग्ज़ाम फ़ियर, उसके अंदर शाइनेस, उसकी एबिलिटीज़ को निखारना, इससे मुतल्लिक़ तमाम मसाइल को हल करने के लिए इसकी रहनुमाई की जाती है। इसके अलावा फिर है पेशा वराना रहनुमाई कि कोई शख्स किस नौइयत का पेशा अपनाए जो उसकी सलाहियतों से, उसके मिजाज से, उसकी एप्टीट्यूड से मिलता हो ताकि वो कामयाब हो सके। लेकिन जिस तरह का भयानक माहौल हमारे माशरे में है कि वालिदैन बच्चे की पैदाइश पे ही नाम रखने से पहले डिसाइड कर लेते हैं ये डॉक्टर बनेगा और ये वाला इंजीनियर बनेगा, और जो आगे चल के थोड़ा नाकाम हो जाएगा ये दीनी तालीम हासिल कर लेगा। तो ये इस किस्म की प्री एजम्पशंस जब हम ले कर चलते हैं तो वहाँ पे पेशा वराना रहनुमाई की इस सोसाइटी में ज़्यादा ज़रूरत पेश आती है। नफसियाती रहनुमाई है जिसमें वो तमाम मसाइल जिनका ताल्लुक इंसान के ज़हन से और लाशऊर से उनको हल करने की कोशिश की जाती है। माशरती रहनुमाई है कि हर इंसान कामयाब ज़िंदगी तब गुजार सकता है जब वो अपने सोसाइटी में एडजस्ट करे। और सुनने में ये जुमला आप लोग सब लोगों को मेरी तरह जैसे शुरू में मुझे भी लगता था ये तो कॉमन बात है, हम रह रहे हैं बस ठीक इट्स ओके, लेकिन नहीं, रहने के जो ढंग और जो तरीके हैं सुकून के, वो जब तक हम खुद अपनी ज़ात पर लागू नहीं करते वो दूसरों को तक नहीं पहुंचते। अगर आप खुद पुरसकून तरीके से हुकूक फ़राइज़ की जानकारी के साथ रह रहे हैं तो या माशरे के अंदर दूसरे लोगों की भी साथ सुकून वाला माहौल फराहम कर सकते हैं। तो लिहाजा माशरती रहनुमाई भी बहुत ज़रूरी है। अब हमने ये देखना है ये दो की रहनुमाई और रहनुमाई का मैंने आपको शॉर्ट टाइम में मफ़हूम और उसकी जो बुनियादी इक़साम है और उनका बेसिक तारुफ़ आपको बता दिया। क्योंकि आज एक दो कॉल्स आई और उनकी सबकी डिमांड ये थी कि बस अब हमारे पेपर्स की तैयारी में टाइम कम रह गया, हमें शॉर्ट सी वीडियोज़ जो है प्लीज़ इन टॉपिक्स पर आप दे दें। उसके बाद हमने देखना है कि मुशावरत का क्या मफ़हूम है। मुशावरत से मुराद है किसी ख़ास मामले में, टिपिकली किसी ख़ास इशू में मशवरा लेना, राय हासिल करना, कुछ पूछ लेना या सलाह ले लेना। और हर बच्चा हर घर का अपना माहौल होता है, वो अपने घर से कुछ मखसूस आदात और तौर तरीके लेकर स्कूल आता है जो उसके घरेलू माहौल ने पैदा किए होते हैं। बाज़ का तो ये आदात और तौर तरीके जो ऐसे होते हैं कि उसको स्कूल और तालिब इल्मों के साथ एडजस्टमेंट में कोई इशू कोऑर्डिनेशन में पैदा नहीं होता, लेकिन अक्सर केसेस में ऐसा नहीं होता। घरों का माहौल और स्कूल के माहौल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, तो वहाँ पर वो बच्चे जो है मुख्तलिफ मसाइल का शिकार हो जाते हैं। और ऐसे ही बच्चों को रहनुमाई की भी ज़रूरत होती है और ऐसे ही बच्चों को दरअसल मशवरे की भी ज़रूरत होती है। और जब सानी सतह आती है तो फिर सब्जेक्ट्स के चुनाव के लिए, और जब मज़ीद एफ़ ए की क्लासेस आ जाती हैं, इंटर की और बी ए की आ जाती हैं, तो फिर पेशे के लिहाज से मज़ामीन के इंतखाब के लिए भी उनको किसी सलाह की और किसी मशवरे की ज़रूरत होती है। लेकिन इसमें होता क्या है कि जो मशवरा देने वाला आपका उस्ताद है, हर उस्ताद आपको वो मशवरा उस तरीके से नहीं दे सकता। हर उस्ताद आपका हर स्टूडेंट का बेहतरीन सलाहकार या मशवरे देने वाला नहीं हो सकता। अपनी तरबियत, तजर्बे और महारत की बुनियाद पर ज़रूरी नहीं है कि वो हर किस्म के उलझे और पेचीदा मसाइल को मशवरा दे सके। हो सकता है वो ज़ाहरी और कॉमन मसाइल जो आम तौर पर स्टूडेंट्स को पेश आते हैं उन पे आपकी काउंसलिंग कर दे। लेकिन कुछ ऐसे मसाइल होते हैं जो आउट ऑफ रूटीन हो, जो अपनी इंटेंसिटी में बढ़ चुके हों, जो शिद्दत इख्तियार कर चुके हों, तो उनको बाकायदा काउंसलिंग के प्रोसेस की ज़रूरत होती है। और काउंसलिंग का ये जो प्रोसेस है इसमें दो लोग तो लाजमी होते हैं। एक वो जिसके लिए ये टर्म पेपर में अगर हो तो इससे कंफ्यूज नहीं होना, मशवरा लेने वाले को मुशार लफ्ज़ बोला जाता है। और आजकल जो है आप क्या कहूँ कि हमारी उर्दू इस तरह हो चुकी है कि अगर मुशार लफ्ज़ जब क्लास में हम बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं स्टूडेंट्स को, लेकिन मैडम क्या बोला है मुशार, तो हम छोटे छोटे उर्दू के लफ्ज़ों को अपने ऊपर हवा बना लेते हैं। और अंग्रेज़ी कितने थे लंबे लफ्ज़ जो हैं हमें बिल्कुल करेक्ट स्पेलिंग और करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ याद होते हैं। तो मशवरा लेने वाला जो है वो मुशार है और मशवरा देने वाला जो है वो मुशीर है। और ये जो काम है सेकंड पार्ट जो इस प्रोसेस का होगा वो ये है कि कोई ट्रेंड पर्सन, कोई एक्सपर्ट पर्सन जो ये काम करेगा। और नंबर 3 जिसका मकसद ये होगा कि अफराद को जो मसाइल उसके अभी पेश आ रहे हैं आने वाली ज़िंदगी में तो उनके हल करने में मदद दे। ये तो इसमें इस पर्सन का ट्रेंड होना, एक्सपर्ट होना और जिस बारे में वो मशवरा दे रहा है उसकी मुकम्मल मालूमात या कम अज़ कम मैक्सिमम मालूमात का जानना उसके लिए बहुत ज़रूरी है। इस हवाले से जो आपने राइटर्स का, ऑथर्स का नाम याद रखना है जो बेसिक है, जो उसको भूल के आप इस क्वेश्चन ये से रिलेटेड टॉपिक को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, वो है कार्ल रॉजर्स। कार्ल रॉजर्स का नाम आपने याद रखना है जिसने इस हवाले से बहुत मशहूर डेफिनेशंस भी दी हैं
और जिसने इस प्रोसेस की मज़ीद वजाहत भी की थी। और इसके अलावा स्कूल में और मदरसे में जो रहनुमाई और मशावरत की ज़रूरत अहमियत है वो आप समझें, मेरे ख़्याल में तो इंटेग्रल पार्ट है। यानी आपकी कुर्सियाँ, मेज़, सिलेबस, आपका टाइम टेबल, आपके असातिज़ा, उनकी क्वालिफ़िकेशन एक तरफ और रहनुमाई और मशावरत की ज़रूरत और अहमियत एक तरफ है। इस कदर हमारा जो लिटरेसी रेट कम है कि घरों से तो बच्चों को जो काउंसलिंग और गाइडेंस का लेवल है वो बाज़ वालिदैन के अखलास मौजूद होने के बावजूद मालूमात की कमी और जदीद तकाज़ों से मांग ना होने की वजह से मिलती ही नहीं है। तो लिहाजा अगर हमारे इदारों के अंदर ये रहनुमाई और मशावरत नहीं होती तो हम पढ़े लिखे नफ्सियाती मरीज़, पढ़े लिखे मायूस लोग, पढ़े लिखे गुमराह लोग, पढ़े लिखे अनएम्प्लॉयड एक बर्डन जो है क्रिएट करने वाले लोग सोसाइटी में प्रोवाइड इदारे करते हैं। इसके साथ साथ रहनुमाई और मशावरत की बहुत सारे पहलुओं से अहमियत है। सब्जेक्ट्स के चुनाव से लेकर पेशों के चुनाव तक, एडजस्टमेंट्स के इशू तक, जैसा कि मैंने ऊपर जिक्र किया था। तो इन सब पहलुओं में इसका जो है वो फ़ायदेमंद है आपके लिए। और इन सब पहलुओं की अगर हम तफसील में जाएंगे तो फिर जो हमारा आज का लेक्चर है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो है वो तवील हो जाएगा। काउंसलिंग के बेसिक तरीके क्या हैं उनको हम लोगों का जानना ज़रूरी है। और ख़ास तौर पर जो स्टूडेंट्स हैं मेरे और जो साथी PPSC वाले हैं उनके लिए जानना ज़रूरी है कि आपको काउंसलिंग के मेथड पता हो। काउंसलिंग के जो पहले दो मेथड हैं जिसमें अफराद की तादाद के लिहाज से, स्ट्रेंथ के लिहाज से, वो है एक इनफरादी और एक है ग्रोई। इनफरादी के नाम से ज़ाहिर है, जिसमें तालिब इल्म जो है वो 1 to 1 वाली बात होगी और जो तालिब इल्म है उसको सिंगल पर्सन के तौर पर इसमें डील किया जाएगा। और मुशीर एक ख़ास तरीक़ाकार अपनाएगा और मामूली नोयत का गैर रस्मी अंदाज़ और बातचीत के ज़रिए से मामूली मसाइल को हल कर लेता है। और अगर पेचीदा मसाइल हों, उसे लगे कि एक आध मुलाकात काफ़ी नहीं है, तो हो सकता है वो ज़्यादा रस्मी अंदाज में और ज़्यादा प्लान और ज़्यादा मुलाकातों का अरेंजमेंट करे। और मुशीर और मुशार यानी कि स्टूडेंट और वो मशवरा देने वाला मिलकर उसको हल करते हैं। इसमें जो टूल्स इस्तेमाल होते हैं वो टेस्ट, इंटरव्यूज़ और क्वेश्चनेयर, ऑब्जर्वेशन। मैं फिर से दोहराती हूँ कि इसमें जो टूल्स यूज़ किए जाएंगे वो होंगे टेस्ट, इंटरव्यूज़, क्वेश्चनेयर और ऑब्जर्वेशन। और इसके बाद फिर जो इन टूल्स के थ्रू आप डाटा कलेक्ट करेंगे, जो मुशार डाटा कलेक्ट करेगा उसमें मुशीर जो डाटा कलेक्ट कर लेगा मुशार से, उसके नतीजे में वो बाकायदा उसका एनालिसिस करेगा। एनालिसिस करके उसके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेगा। दूसरी टाइप जो है वो ग्रोही उसके नाम से ज़ाहिर हो रहा है, जिसमें स्टूडेंट्स की इज्तमाही तौर पर उनकी कॉमन लेवल पे उनकी इंटरेस्ट को, उनके मेंटल को, एबिलिटीज़ को, फिज़िकल एबिलिटीज़ को, उनके एप्टीट्यूड्स को, उनकी यानी कि पसंद नापसंद, उनके पास्ट के एक्सपीरियंसेस प्लस उनकी नीड्स और उनके प्रॉब्लम्स, इन सब को इकट्ठे तौर पर जब एक स्टूडेंट लेवल पर डील किया जाएगा तो उसको हम कहेंगे ग्रोही मुशावरत है। ग्रोही लिहाज में जब हम देखते हैं तो उससे बाज़ बड़ी तादाद में जब हम लोगों के ज़हनी रुझानात में तब्दीली लानी होती है तो फिर हमारे पास टाइम और बजट को सेव करने का तरीका ये होता है कि हम ग्रोही लेवल पर उनको गाइडेंस प्रोवाइड करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स कॉलेज में आए हैं तो अब एक स्टूडेंट को पकड़ कर जहाँ आप गाइड दें, उनको काउंसलिंग करें, उसकी बजाय बेहतर होता है कि आप उन सबको और जो काउंसलिंग सेशन डिफरेंट कॉलेजेस में जो है माइक लगाया दिया जाता है बाकायदा, और जो एक्सपीरियंस टीचर होते हैं, साइकोलॉजी के टीचर्स होते हैं, वो आकर उनकी कंबाइन काउंसलिंग करते हैं। किन इश्यूज़ पे जो कंबाइन इश्यूज़ होते हैं एक एवरेज तादाद के वो हमेशा से मौजूद होते हैं, तो उनको इस तरीके से हल कर लिया जाता है ताकि वक्त की बचत हो सके और उन सब के प्रॉब्लम्स जो है एट अ टाइम जो है वो सॉल्व भी हो जाए। और ग्रोही मुशावरत जो होती है वो थोड़ा सा ये होता है कि एक इर्तकाई अमल की तरह होती है, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आगे बढ़ती है। एक ही दम से आप सारे स्टूडेंट्स को अपने बहुत सारे तादाद को लेके चल रहे होते हैं तो आप सारों को एकदम से सेटिस्फाइड नहीं कर पाते, समझा नहीं पाते, तो उसमें आपको थोड़ा सा रफ्ता रफ्ता आहिस्ता आहिस्ता इर्तकाई अमल की तरह स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है। और इसमें इसके साइज़ को और उसकी साख्त को बड़ी अहमियत है। अगर आपका साइज़ बहुत ज़्यादा हो गया तो उसमें भी आपका ये इशू क्रिएट हो सकता है कि आपकी मुतल्लिका बात बस सिर्फ हवा में मुअल्लक़ हो जाएगी और फिर वो इनफरादी सतह तक सिर्फ चंद लोगों ने पिक की होगी। और उसका स्ट्रक्चर क्या है और उसमें जो लोग शामिल हो रहे हैं वो डिफरेंट टेस्ट और एज के हैं या एक जैसे एज ग्रुप के हैं या कम अज़ कम ज़्यादा एवरेज एज जैसे ग्रुप की है और जैसी एबिलिटीज़ की है, तो वहाँ आपकी ग्रोही मुशावरत ज़्यादा कामयाब होगी। जहाँ आपका ग्रुप का स्ट्रक्चर बहुत डिफरेंट कर देगा, बहुत ज़्यादा उसमें वेरिएशन होगी
और बहुत ज़्यादा टाइप्स के स्टूडेंट्स इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर वहाँ पर वो आउटपुट नहीं मिलेगी जो कि ग्रुप मुशावरत से हमें मिल सकती है। और इसके साथ साथ ये होता है कि अगर कुछ मसाइल ऐसे हो कि आपको लगे कि ग्रुप मुशावरत के साथ हल नहीं हुए और वो शदीद नौइयत के, तो उनको अलग करने के बाद से अलग करके इंफरादी सतह पर जाकर फिर भी डिस्कस किया जा सकता है। और इंफरादी ग्रुप मुशावरत में यकीनन मवासलत मौजूद है, बातचीत करना, मुशीर का होना, एक्सपर्ट का होना, और उसके अलावा मालूमात का इकट्ठा करना, चाहे उसके लिए टूल्स आप कोई भी यूज़ कर रहे हो, फिर डाटा एनालिसिस करना, फिर रियल प्रॉब्लम को डायग्नोज करना, और फिर उसके हल के लिए टीचर्स, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स और क्या अदारा क्या कुछ कर सकता है उसकी एक फहरिस्त जो है वो तैयार कर ली जाती है। और फिर उसके साथ साथ फीडबैक बहुत ज़रूरी होती है, मसले को यूँ छोड़ नहीं देना होता। और मशावरत की बहुत सारी अक़साम है, एक तो वो जो मैंने आपको तादाद के लिहाज से बताई हैं, दूसरी कौन सी है, दूसरी जो है उसमें मेथड का फ़र्क रखना है हमने, उसमें वो है डायरेक्टिव काउंसिल और नॉन डायरेक्टिव काउंसिल, और इसमें तीसरी टाइप जो है वो है इलेक्टिव काउंसिल। अब होता ये है कि यहाँ पर जो MCQs में आप मिस्टेक करते हैं कि अगर वो स्ट्रेंथ वाइज ग्रुप ऑफ नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स के लिहाज से बात करें तो फिर आप इंफरादी और ग्रुप का बताएं, और अगर आपसे बाई मेथड पूछा जाता है तो फिर आप इसकी ये तीनों टाइप्स बताएं। और अगर आपको सवाल में लगता है कि एम्बिग्युइटी है और क्लैरिटी नहीं है तो फिर आप इन पांचों का जिक्र करें, ठीक है ना, क्योंकि ये सारी इसके अंदर शामिल हैं और इसकी कहीं एक ज़िमनी और हो सकती हैं, लिहाजा इसको अपने ज़हन में क्लियर कर लेना है इन चीज़ों को। और डायरेक्टिव काउंसलिंग क्या है, मैं शॉर्ट वे में आपको बता देती हूँ कि इसके बानी जो है वो विलियमसन है। और पहले मैंने आपको एक नाम कार्ल रॉजर्स बताया था, वो भी आपने याद रखना है, विलियमसन को, और याद रखना है अपने डायरेक्टिव काउंसलिंग के लिहाज से। डायरेक्टिव काउंसलिंग जो है उसके लिए काउंसलर या मुशीर की ज़िम्मेदारी होती है कि मुशार को उसके मसाइल के हल करने में मदद दे। और इस तरीके में जो मुशार होता है, यानी कि जो मशवरा ले रहा है, जो स्टूडेंट है उसका, वो अपना मसला बयान कर देता है। वो मसले के तमाम पहलुओं पर मालूमात हासिल कर लेने के बाद जो मशवरा देने वाला है वो उसको बताता है कि आपका ये हाल है, ये हाल है, आप ऐसे करें, ऐसे करें। यानी आप इसके लफ्ज़ जो डायरेक्टिव है ना, आपने उसको देखना है, उस एक डायरेक्टिव लफ्ज़ के अंदर इसकी सारी डिटेल मौजूद है। आप इर्द गिर्द बेशक और ज़्यादा इसको ना इतना ज़्यादा अपने ज़हन को चाहिएगा, सिर्फ डायरेक्शन से आपको समझ आ रही है ना कि जब हम किसी को डायरेक्शन दे रहे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप घर में किसी से काम करवा रहे हैं, आप अपने से किसी और जूनियर को काम करवा रहे हैं, आप कहते हैं ये देखो ये टेबल वहाँ रख दो, ये ऐसे कर दो, इसको बंद कर दो, ये ताला लगा दो, तो ये आप क्या कर रहे हैं, उसको हदायत दे रहे हैं। तो इसमें ये होता है कि उसमें उसको डायरेक्ट हदायत दी जाती हैं, और बिल्कुल इसका वे भी ये होता है। अब देखना इसमें ये है कि ये जो डायरेक्टिव काउंसलिंग का मेथड है ये किन के लिए यूज़फुल है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है आपके लिए याद रखना। तो वो ये डायरेक्टिव काउंसलिंग जो है ज़्यादा यूज़फुल होती है उन बच्चों के लिए जो कि हम कहते हैं कि स्लो लर्नर्स हैं, और या फिर वो शदीद बीमार रहे और उसकी वजह से उनकी मेंटल हेल्थ पे या प्रोग्रेस पे असर आ गया, या फिर वो बच्चे अभी बालिग नहीं हैं, इमेच्योर हैं। वहाँ पर आपको डायरेक्टिव काउंसलिंग पे जाना पड़ता है, क्योंकि क्यों जाना पड़ता है, उनकी कॉग्निटिव ग्रोथ और डेवलपमेंट का लेवल वो नहीं है कि आप उनको वैसे ही बात समझाएं और राय लें और दें, नहीं, आप वहाँ डायरेक्शंस दें और उनसे आउटपुट लें, ये ज़्यादा बेहतर होता है। उसके बाद है नॉन डायरेक्टिव मेथड। नॉन डायरेक्टिव मेथड के आगाज़ को या उसको पॉपुलर बनाने में जो नाम है वो प्रोफेसर कार्ल रॉजर्स का, जिसका नाम मैंने पहले भी ऊपर लिया है, ये बहुत मशहूर है, इसका नाम आपने रट लीजिएगा, याद रखना है। उसके बहुत सारे फॉलोअर्स थे उसकी थिंकिंग स्टाइल के, जिन्होंने इस चीज़ को आगे बढ़ाया, और जो नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग थी उस पर उन्होंने बहुत काम किया। नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग होती है कि इसमें मशवरा लेने वाला वो अपना मसला बता देता है, उसके लिए चाहे सेशन हो या कोई भी टेक्निक इस्तेमाल की जाती है उसके, लेकिन उसके साथ ऐसा ताल्लुक़ पैदा कर लिया जाता है जिसमें एतमाद होता है, खुलूस होती है, और उससे सारी जो मालूमात हैं, उसके जज्बात हैं, और उससे सारे वो जो है उससे किसी न किसी तरीके से कहलवाए जाते हैं, लिखवाए जाते हैं, ऑब्ज़र्व किए जाते हैं। उसके जज्बात और ख़यालात चाहे कितने फ़िज़ूल हों, बेरब्त हों, मुहम्मल हों, आपको समझ नहीं उसको आ रहे मुशीर को, व्हाट्सोएवर इज़ दिस, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसका दिल इतना दिमाग खुला और कुशादा होना चाहिए कि वो उसकी सारी चीज़ों को सुन सके। उसके बाद वो फिर क्या करते हैं कि वो जो स्टूडेंट है, जो आपके पास मशवरा लेने के लिए क्लाइंट बैठा हुआ है, वो उसको उस माहौल से मुताबिकत इख्तियार करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए, या आज़ादाना ज़िंदगी बसर करने की, ये उसको इस तरह से उसको
गाइडलाइंस देते हैं जो कि डायरेक्शंस डायरेक्ट नहीं होती हैं, लेकिन उसको इस काबिल बना देते हैं, उसके ऊपर फैसला थोपने की कोशिश नहीं करते और उसको ये नहीं बताते कि हम आपके ऊपर कुछ इम्पोज कर रहे होते हैं। उसकी इस तरह से ज़हनी तौर पर गुफ्तगू के दौरान ही तैयार कर दिया जाता है कि वो खुद से अब अपनी ज़िंदगी के मसाइल को हल कर लेता है और समझ जाता है कि मुझे अपने आज़ादाना तौर पर एक एज एन इंडिविजुअल कैसे सर्वाइव करना है, और इसमें अपने मसाइल को आज खुद हल करने की जो सलाहियत है वो पैदा हो जाती है। लेकिन इसका वे जो होता है वो डायरेक्शन वाला नहीं होता, जैसे एक दोस्ताना माहौल के अंदर ही सब कुछ कह दिया जाता है। उसके बाद होती है इलेक्टिव काउंसलिंग। इलेक्टिव काउंसलिंग जो है वो बड़ी ही अब पॉपुलर है, उसको बड़ा पसंद किया जाता है। वजह क्या है कि डायरेक्टिव और नॉन डायरेक्टिव के बीच में क्या है, वो तो फिर मैंने पहले आपको बताया कि वो स्लो लर्नर्स या जो हमारे डिसेबल्ड थोड़े से होते हैं बच्चे, मेंटली तौर पर रिटार्टेड होते हैं या कुछ इस तरह की इशूज़ वाले होते हैं। फिर ये एक दूसरा जो है उसमें स्टूडेंट्स की ऐसी टाइप आ जाती है जो बात को समझ रहे हैं, अपने जज्बात को कह रहे हैं, लेकिन इसके दरमियान में भी कोई रास्ता होना चाहिए, और ये दरमियान का रास्ता इलेक्टिव काउंसलिंग है। इलेक्टिव काउंसलिंग में ये होता है कि मसाइल की नोयत के लिहाज से कभी तो डायरेक्टिव तरीका इस्तेमाल कर लिया जाता है और कभी नॉन डायरेक्टिव, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। और इसमें फ़िक्स्ड होने की ज़रूरत भी नहीं होती है। कोई भी अच्छा मुशीर कभी भी किसी एक टूल या कभी भी किसी एक वे ऑफ काउंसलिंग के ऊपर बिलीव नहीं कर सकता। अगर वो करता है तो वो आप समझ लें कि वो एक नाअहल मुशीर है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन उसकी टूल किट के अंदर तमाम चीज़ें मौजूद होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू टाइम और अकॉर्डिंग टू डाटा। उसको चाहिए कि जहाँ उसको ज़रूरत महसूस हो, इंडिविजुअल, ग्रुप, डायरेक्टिव, नॉन डायरेक्टिव और इलेक्टिव काउंसलिंग में से वो कोई भी मेथड उठाए, और या किसी को कंबाइंस करके इस्तेमाल करना पड़े तो उसके अंदर वो एबिलिटी हो कि उसको कंबाइन करके इस्तेमाल कर ले। आई होप सो कि मैंने आज के इस दोनों टॉपिक्स को, जो कि अच्छे खासे, वैसे कहीं एक लेक्चर्स में जाते थे, वो आप समझे कि कूज़े में बंद करने की सिर्फ कोशिश की है दौड़ लगा लगा के। तो आई होप सो कि आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे, और इससे रेलिवेंट जो आपका काफ़ी सारा क्वेश्चन आना है MCQs का वो सॉल्व हो जाए। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और अगर कोई चीज़ इसमें से आपकी मज़ीद रह गई हो तो फिर आप जो है वो कमेंट भी कर सकते हैं और मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट। इसके मफ़हूम को भी याद रखना है और मशहूर जो राइटर्स हैं उनको भी याद रखना है। अच्छी तरह से इसको आप लोगों ने समझ लेना, और मज़ीद जो आप लोगों ने कुछ टॉपिक्स मेंशन किए हैं वो मेरे पास है, मैं इंशाल्लाह ताला अवलीन फ़ुर्सत में भी जो है वो आप लोगों के लिए अपलोड कर दूँगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफ़िज़।